बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। सारे मेहमानों के साथ हम फिर हाजिर हैं। ब्रेक से पहले हमने महाराष्ट्र की बात की और आइए अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में कल बजट पेश किया। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री, उन्होंने बजट पेश किया। नीतीश जी ने खूब उनकी पीठ थपथपाई, लगभग गले मिले, बढ़िया काम किया तुमने। वो तस्वीर आप सबने देखी। तो लेकिन पहले मैं तस्वीरों की बात कर लेता हूं, फिर बजट में क्या था और आज क्या हो सकता है। नीतीश कुमार को आज बोलना है क्योंकि वहां राज्यपाल का भाषण हुआ था, उसका जवाब धन्यवाद में आज देंगे नीतीश कुमार जी। लेकिन एक ये वीडियो देखिए अभी आप जरा। जब सम्राट चौधरी बजट पढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार बगल में बैठे हैं और वो कुछ इशारा कर रहे हैं सामने की तरफ देख करके। ये देखिए, ये वीडियो जो है सबसे ज्यादा कौन चला रहा है आपको मालूम है? आरजेडी, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव सामने बैठे हैं, नीतीश कुमार इधर एक तरफ, दूसरी तरफ वो। अब कुछ मुंह से मुंह का इशारा कुछ करते हैं नीतीश कुमार, मुंह चला रहे हैं और सामने देख रहे हैं, फिर हाथ से पूछते हैं देखो ये क्या है। मतलब उनका कहने की भावभंगिमा ये है कि क्या है, क्या कर रहे हो। तो जो समझ में आया वो ये कि ये शायद तेजस्वी यादव से पूछ रहे थे कि आप क्या खा रहे हैं, क्या है मुंह में आपके। जवाब तेजस्वी यादव ने दिया। कुछ ने कहा हम कोई मसाला खाते हैं, कोई पान मसाला खाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं लंच करके आया था, मैं टॉफी खा रहा था। ये उनको जवाब देना पड़ा। लेकिन उनकी पार्टी जिस तरीके से इस वीडियो को प्रचारित कर रही है, वो पूछ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है ना, मतलब मुख्यमंत्री जी के साथ सब कुछ ठीक है ना। तेजस्वी यादव बार बार और उनकी पार्टी बार बार कहती है कि मुख्यमंत्री जी टायर्ड और रिटायर हो चुके हैं, मेंटली अनफिट हैं। अब इस वीडियो को दिखा करके वही बात एक बार फिर वो कहना चाहते हैं। तो अब आपने वीडियो ये देख लिया ना, देखा थोड़ा सा एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए नीतीश जी की तस्वीर जी। ये देखिए सामने तेजस्वी जी हैं, वो भी मुस्कुराए थोड़ा सा, और नीतीश कुमार जी। तो हमारे मेहमानों से तो राय उनकी बाद में लेंगे। पहले आप इसी तस्वीर पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा ये सुन लीजिए। भाषण खोखला था तो पीठ ठोक करके नजर उधर करना था। आपसे भी बातचीत नीतीश कुमार के इशारों में हो रही थी। अब इशारों में वो तो सबका जो जाता है उसी को बोलते हैं कि आप ही लोग है भविष्य। आपसे भी तो जो नया लोग मिलता है, नीतीश कुमार जी की आदत है, अब तो आप ही को संभालना है, अब तो आप ही को देखना है। तो ये तो आदत है। अरे पीठ ठोके ना ठोके, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। कोई भूले नहीं है, आपसे भी इशारों में बातचीत हुई है। क्या वो तो हर किसी को इशारा करते रहते हैं कि अभी मुंह चबा चबा करके कह रहे थे। हम बोला हम पल्स खा रहे, दिखा रहे थे, हमको इशारा कर रहे थे काय मुंह चबा रहे हो, बड़ा नोटिस कर रहे थे हम पे। फिर हमने देखा है भाई पल्स, खाना खा के आए थे तो लंच करके आए थे तो हम पल्स लिए हुए थे, पल्स खा रहे थे। कोई बगल के एक मंत्री जो है नाक खोद रहे थे तो उनको भी नाक खोद करके दिखा रहे थे कायला खोद रहे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी की आदत है। अब इसमें नहीं हम कहाँ कौन होते हैं भाई, हमारी हैसियत है। और ऐसा नीतीश जी जैसा कोई मिमिक्री कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। तेजस्वी यादव की खुलकर ही सब कुछ बता दिया उन्होंने कहा कि हमको देख करके पता नहीं कि हमको बड़ा नोटिस कर रहे थे मुख्यमंत्री जी। सर दोनों बात चर्चाओं में है, उनका सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाना भी और तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करना भी। नीतीश जी अब इन दिनों हमेशा चर्चा में रहते हैं। हर सार्वजनिक कार्यक्रम में, वो विधानसभा हो या कोई मंच हो, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो फिर चर्चा का विषय बन जाता है। आप याद देखिए कि जब वो एनडीए की मीटिंग में आए थे तो बार बार मोदी जी के पैर छू रहे थे। अब मोदी जी उनका हाथ पकड़ रहे थे और वो उनके पैर, तो कई बार वो अपने पीए के साथ जो है, कोई कहता है कि हाथ पकड़ के देते हैं किसी को, मोदी जी का भी हाथ पकड़ के उंगलियां देख रहे थे तो असहज कर देते हैं वो, मतलब अपने सामने वाले को। अब वो क्या इस समय उनकी स्थिति है, मुझे लगता है कि ये एक जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो है मामला, ये इस पर बेहतरीन तरीके से हंसा जा सकता है और क्या कहें, इंजॉय किया जा सकता है और क्या कर सकते हैं। लेकिन उनकी सेहत और उनके इस पूरे भाव को देखते हुए जो मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने विधानसभा महिलाओं में जो बयान दिया था, तभी से मुझे लगता था, तभी से नोटिस में आए थे, तभी से नोटिस में आए थे और तभी मुझे खटका हुआ था कि नीतीश जैसा व्यक्ति, नीतीश जी के बारे में हमारी राय बड़ी हमेशा सकारात्मक रही है, उनकी भाषा को लेके, उनके सार्वजनिक तौर तरीकों को लेकर के। लेकिन जब वो बोले विधानसभा में, पहले विधानसभा में बोले, फिर विधान परिषद में बोले, और इसका मतलब ऐसा नहीं कि झटके में बोल गए हो,
तब मुझे लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, इस तरह की बात हुई, ये कैसे कह सकते हैं। ठीक है। वहीं से वो पहली अब बार बोलना तो आज नीतीश जी को आज भी है। हुआ था। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि आज चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या उनको जो अपेक्षा की जा रही थी कि महिलाओं को लेकर के कोई सी बड़ी स्कीम का डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर खाते में करने वाली जैसी कोई स्कीम जो है नीतीश जी उसकी अनाउंसमेंट आज क्या कल करेंगे क्या? तो कल तो बजट में नहीं था, सम्राट चौधरी ने तो नहीं बोला वो। हालांकि उसमें महिलाओं के लिए बहुत सारी और अलग स्कीमें हैं, 8-9 स्कीमें हैं उसमें अलग से, लेकिन ये सीधा पैसा खाते में देना, वो भी 2,500 रुपया। और बिहार के लोगों के लिए बहुत बहुत मैटर करेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। अब क्या हमने कल भी चर्चा करी, क्या नीतीश कुमार ऐसा करेंगे? आज देखिए उनके भाषण में अगर कोई सरप्राइज हो तो। सम्राट चौधरी ने इंडिया टीवी के कार्यक्रम देख लिया था, उन्होंने हर्षवर्धन जी को सुन लिया था और उन्होंने लगा कि जो है अगर हम दोबारा कोई ऐसी स्कीम ला देंगे तो हर्षवर्धन जी के निशाने पर आ जाएंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं नीतीश कुमार के भाषण से आप? आज कुछ तस्वीर पर कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। नहीं, आपका सवाल जो है उसी का जवाब देता हूँ। उम्मीद हम कर रहे हैं, बस कर दो भैया, कृपा कर दो बिहार पर। बहुत बड़े नेता रहे हैं आप, सचमुच। नीतीश कुमार भारत की राजनीति में, अगर हम बिना संकोच कहें कि निजी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता का, शुचिता का, सादगी का, ईमानदारी का, परिवारवाद मुक्ति का बहुत बड़ा चेहरा है। उस व्यक्ति का यहाँ पहुंच जाना, चाहे जो मतलब कोई तरीका आएगा। और अब तो कभी कभी ये भी लगता है ना, पहले मैं बड़े आक्रोश में बोलता था तो कई बार लोग कहते थे कि नीतीश जी से आपको क्या हो गया, कोई निजी दुश्मनी, क्या अब हमारी क्या दुश्मनी होगी। लेकिन अब देख के लगता है कि अब गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, दया आनी चाहिए। और ये सचमुच चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे जेडीयू के लोग हों, और उनके पुत्र निशांत भी, उनको भी सोचना चाहिए कि नीतीश जी को अब आराम की जरूरत है। उनका जीवन, राजनीतिक जीवन बड़ा शानदार रहा है, वहीं पर रुक जाए। तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब आप विधिवत रिटायर हो जाएं? होना ही चाहिए, कह कर होना चाहिए। नीतीश कुमार, ये तो वही नीतीश कुमार है ना जो अब तो ये अपने गुरु जॉर्ज फर्नांडिस की स्थिति में पहुंच गए। जब जॉर्ज फर्नांडिस का स्वास्थ्य खराब था, नीतीश कुमार ने लोकसभा का टिकट काटा और क्या कहा कि भाई कहीं तो जाकर रुकना पड़ेगा ना जीवन के अंदर। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप फिट नहीं हो, तो आप चुनाव मत लड़िए। जॉर्ज साहब ठीक नहीं है, इससे हमको लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वा रहे। हमारे सम्मानीय नेता, हमारे माननीय नेता है, हमारे नेता बने रहेंगे, लेकिन ऐसे अस्वस्थ आदमी को हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़वा सकते। उस जॉर्ज फर्नांडिस के नीतीश कुमार ये कहते हैं, और आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। भले ठीक है, अभी एमएलसी है वो, लेकिन अध्यक्ष पद से कैसे हटाया था वो भी टिकट भी काटा था लोकसभा का, फिर वो लोकसभा लड़े थे, चुनाव हार गए थे। तो जिस तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस के साथ आपने व्यवहार किया, आप भी तो उस पर कीजिए ना कि आपका स्वास्थ्य। अब चलें सर, ये तो बिहार की जनता देख रही है, उनकी पार्टी को देखना है, और बीजेपी उनका सहयोगी है, उनको इस बात को देखना है। क्योंकि अब कोई कुछ बताए तो हम लोग उस पर चर्चा करें ना, वरना हम लोग क्या कयास ही लगा सकते हैं। अभी जब सम्राट चौधरी को थपथपा रहे ये अच्छा है, लेकिन सम्राट चौधरी से यही कह दिया उन्होंने कि आपकी पगड़ी कहां चली गई। हाँ, ये बात करने लायक है कि सम्राट चौधरी तो फेटा बांधते थे ना, और कहते थे तब तक नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री आपका फेटा कहां गया। फिर वो गए गंगा जी में जाकर के, सरयू जी में, शायद अयोध्या जाकर के, नीतीश जी सत्ता बने रहे, वो जो है साफा जो है वो उतार देता बहरा। लेकिन बीजेपी की बेट इस बार सम्राट चौधरी पर ही है। जाति का समीकरण भी उनका ठीक बैठता है। नीतीश कुमार जी के हम जाति हैं, कह लीजिए सहजाति वाले हैं, और युवा हैं, सब कुछ है। सम्राट चौधरी भी परिवारवादी राजनीति से आते हैं, शकुनी चौधरी के बेटे हैं। लेकिन अब बीजेपी को, अब फिलहाल तो बीजेपी को लगता है कि भाई हमारा नेता तो यही है भविष्य का। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सम्राट चौधरी ही नेता हैं, ऐसा तय है। सम्राट चौधरी भी नेता हैं, ऐसा तय है। बिहार की राजनीति में तो 2-4 भी और बताइए। नहीं, मैं सिर्फ उप मुख्यमंत्री कह दीजिए तो 4 उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं भाजपा के। 2 पिछली बार थे, 2 अभी हैं। पिछली बार वाले दोनों इस बार नहीं है, इस बार नए उप मुख्यमंत्री बने। और मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब सामाजिक संतुलन की राजनीति करती है तो बहुत सलीके से अपने खांचे फिट करती है। वो खांचा हमको फिट होता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक नेता है और उस नेता के पीछे भाजपा चुनाव लड़ेगी। मेरा एक बड़ा, जिसको कहें कि स्पष्ट मत है कि अगर बीजेपी इस ट्रैप से निकल पाए, जिसको मैं बार बार कहता हूं, फ्रीबीज पॉलिटिक्स से ट्रैप में न फंसे। और कल हम लोगों ने बड़ी चर्चा की थी कि बिहार में देखिए उस राज्य ने अपने आप को इससे बाहर निकाल कर रखा है। कल बजट में भी वो ऐसा कुछ ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि अगर उस ट्रैप में गए तो फिर हर राज्य में जहां भी ये चुनाव लड़ने जाएंगे, इनको उससे लड़ना पड़ेगा जो इनका वाला मैदान नहीं। और एक बात मैं, चूंकि कल हम लोगों ने प्रहलाद पटेल पर बड़ी चर्चा की थी और उसके बाद उनका मैंने बयान देखा, वो लोधी समाज के कार्यक्रम में थे। अपने समाज के लोगों से कहना कि तुम भिखारी मत बनो, तुम सबल बनो, सशक्त बनो, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज के समय में तो नेता जब अपने समाज में होता है तो कहता है तुम सब कुछ लेते रहो। तो इन सारे संदर्भों को भी देखकर बात करनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि अगर बिहार के बजट में या चुनाव से पहले कोई ऐसा रेवड़ी का ऐलान न करे तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक लकीर खींचने होगी। हालांकि ये इतना आसान
नहीं होगा। एक चर्चा इसी में आइए कर लेते हैं आगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की खबर है, मायावती जी ने एक बार फिर अपने चुने हुए उत्तराधिकारी को पद से उतार दिया है। पद से ही नहीं हटा दिया बल्कि अब तो पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, उनके भाई के पुत्र थे। पहले उनके ससुर जी को पार्टी से निकाला था, फिर इनको कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया था और तब कहा था कि ये अपनी पत्नी के और अपनी ससुराल के बहुत प्रभाव में रहकर बातें करते हैं, इसलिए फिर इनको फिलहाल नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से मैं हटा रही हूँ। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी सफाई में कुछ बातें लिखी तो उन्होंने अपनी तरफ से तो अच्छी बातें लिखी थी कि त्याग बलिदान और जो मिशन चल रहा है बसपा का, हम उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। 100,000 आकाश आनंद कुर्बान है उस पर। मायावती जी को पसंद नहीं आया। मायावती जी ने कहा देखो अभी इसमें भी तुम्हारी कोई माफ़ी वाली बात मुझे फीलिंग नहीं आ रही है, तो तुम पार्टी से ही हट जाओ। तो इनको भी पार्टी से ही निकाल दिया है, इनके ससुर जी को भी पार्टी से निकाल दिया है। दिल्ली के चुनाव में इनकी बड़ी अच्छी भूमिका थी, दिल्ली के चुनाव में काफी सभा भी ये लोग करते थे। लेकिन पिताजी को एम्पावर्ड किया है। पिताजी को इनके पिताजी को नेशनल कोऑर्डिनेटर आनंद कुमार लेकिन सर मतलब पार्टी से निकालना तो अच्छा पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पहले इनको उत्तराधिकारी घोषित किया, फिर कहा नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद कि नहीं अभी ये परिपक्व नहीं हुए हैं, फिर वापस इनको उत्तराधिकारी घोषित किया और अब फिर हटा दिया है। तो मायावती जी मन क्यों नहीं बना पा रही हैं आकाश आनंद को लेकर के? एक आकाश आनंद जो 30 साल की उम्र में अभी परिपक्व नहीं हो पा रहे हैं, एक तेजस्वी यादव जो 35 साल की उम्र में 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 36 साल में कह रहे हैं कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के स्टेज पे हूँ, वो परिपक्व राजनेता के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि वो भी वंशवाद के राजनीति के लालू के बेटे हैं, ये भी और ये तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तेजस्वी यादव तो फिर भी पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, ये तो फॉरेन से पढ़ लिख कर आए, बढ़िया हैं। मुझे लगता है कि मायावती की जो राजनीति है कि बस मैंने जो कहा वो ब्रह्म वाक्य है, मैं जो कहूंगी तो आपको हाँ बोलना है, मैं ना करूंगी तो ना बोलना है, मेरे से बिना पूछे एक शब्द भी नहीं बोलना है। आकाश आनंद पढ़ा लिखा आदमी था, उसे लगा कि अब बुआ ने मुझे बनाया है तो मैं थोड़ा बहुजन समाज पार्टी को सर्वजन की पार्टी बनाऊंगा, दूसरे लोगों को जोड़ूंगा, थोड़ा बड़े बयान दूंगा। वो जिस शैली में जाना चाह रहे थे मायावती को बर्दाश्त नहीं रहा। मुझे लगता है अब आकाश आनंद को मान लेना चाहिए कि जब तक मायावती सक्रिय राजनीति में रहेगी या जब तक पार्टी की कमान संभाल कर रखेगी, उनके लिए बसपा में करने के लिए कुछ नहीं है। आकाश आनंद सोच भी कैसे सकते हैं कि मायावती जी के होते हुए वो कुछ अपने मन का कर सकते हैं? या तो फिर या भी नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता है। अलग लाइन बना लें, फिर तो पार्टी के लिए बड़ा गड़बड़ है ना। बिल्कुल। हम लोग ये छोड़ दीजिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कब किसको उत्तराधिकारी घोषित। मायावती कोई राजनीति कर भी रही है क्या? और आकाश आनंद दिल्ली का चुनाव छोड़ दीजिए, राजस्थान विधानसभा मुझे याद आती है, इस व्यक्ति ने पूरी पदयात्रा निकाली थी। आप उनके ससुर से नाराज है तो शादी किसने तय की थी? और उनके ससुर कौन है? उनके ससुर मायावती के सलाहकार हुआ करते थे। वो कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि आज नया नया वो आ गए हैं, वो कांशीराम के समय से पार्टी में थे। तो मेरा ये मानना है कि मायावती तो तय करें। आप कहेंगे कि हम कुर्सी पर बैठेंगे, आके पढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और दूसरे लोग कुछ न करें। राजनीति में ऐसा वजह क्या है असली, कुछ ये भी पता हो बताइए प्लीज। वजह यह है कि मायावती जी शुरू से, आज से नहीं, घनघोर असुरक्षा का शिकार है, असुरक्षा बोध का, जिसको इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं पॉलिटिक्स में। जब वो कांशीराम जी के साथ थी, उसके बाद कांशीराम जी के साथ के जितने लोग थे, जैसे जैसे मायावती ताकतवर हुई, एम्पावर्ड हुई, उन्होंने सबको किनारे कर दिया। जितने पुराने मिशन के लोग थे, अब मैं नाम गिना दूं आपको, बहुत सारे, सही बात, बहुत सारे। उसके बाद कांशीराम जी चले गए। जब कांशीराम जी चले गए, और कांशीराम जी के जमाने में ही उन्होंने एक तरह से पूरी बीएसपी का कंट्रोल ले लिया था। उसके बाद जो जो बीएसपी में जरा भी जिसका चेहरा थोड़ा सा आगे आता था वो आउटलाइन हो जाता था, साइड लाइन हो जाता था। और सतीश मिश्रा कहाँ है, कहीं दिखाई पड़ रहे हैं? एक जमाने में इनको तो एक तो भतीजे और 2 बार आपने खुद ही बनाया। ऐसा है सतीश मिश्रा तो सर वैसे नेता ऐसा है नहीं है ना। सतीश मिश्रा तो ठीक है, नहीं आज कहाँ है? एक जमाने में सबसे नंबर 2 तो माने दिखते भी जाते नहीं थे। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी जो है, कहाँ रहेंगे? एक ही विधायक है, बाबू सिंह कुशवाहा ले लीजिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ले लीजिए, ये सब मायावती के जमाने के सर ये बड़ा नेचुरल सक्सेशन लग रहा था, भतीजे को दे रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति ऐसा है कि हमारे एक मित्र हैं, हर्षवर्धन जानते हैं, डॉक्टर डीपी सिन्हा साहब, भाजपा की सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में रहे हैं। उनका एक नाटक है कथा एक कंस की, जिसमें इसका एक संवाद है कि कंस से अक्रूर पूछता है कि तुमने तो अपने सारे सरदारों को पहले मरवा दिया, अब तुम अकेले पड़ गए हो और आज तुम घबरा रहे हो, और कृष्ण चले आ रहे हैं बढ़ते हुए कि ये दरवाजा टूट गया, ये कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया, इसको मार दिया। तो कंस कहता है कि सत्ता के शिखर पर सिर्फ इतनी ही जगह होती है कि एक ही आदमी रह सकता है। ये है एक लाइन में सब हो